इसका ट्रेंड कैसा है, इसका ट्रेंड कैसा रहा है, ट्रेंड लाइन कैसे चल रही है, चीजें ऊपर नीचे कितना जा रही हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और कोई भी नीच अगर हम सोच लेते हैं डिफरेंट नीच, उसके बारे में जो कीवर्ड रिसर्च होती है वो वैसे ही होगी। अपने मेन नीच का जो कीवर्ड होगा उसको देखना है, उस पे कंपटीशन देखना है कि अगर थोड़ा लो है तो फिर आपने उस सेमरश पे जाना है, उस मेन नीच के कीवर्ड को सर्च करना है, उससे रिलेटेड नीचे जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स उनको खोलना है, और उनमें से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को देख के उनमें बेसिकली तीन तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक ब्रॉड होते हैं, एक एग्जैक्ट मैच, और एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। ये तीन टाइप्स होती हैं नीचे जो सजेशंस शो कर रहा होता है सैमरश उसमें। तो अगर तो आपने ब्लॉग्स लिखने हैं तो जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं आप उनकी तरफ जाएंगे और उन पे देख लेंगे कि उनका वॉल्यूम और केडी कैसा है। अगर तो लो है तो फिर अगर केडी लो है, वॉल्यूम अच्छा है, तो फिर आप उन पे काम कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च में दोनों चीजें मैटर कर रही होती हैं, केडी भी मैटर कर रहा होता है, और जो सर्व एनालिसिस होता है वो भी मैटर कर रहा होता है। केडी अगर अच्छा है और वो जो उस कीवर्ड पे जो लोग रैंक कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, वो आपके रेलेवेंट नहीं है, तो फिर आपका वो कीवर्ड नहीं रेलेवेंट। चाहे उसका केडी जितना मर्जी लो है, आप उस पर काम नहीं कर सकते। रेलेवेंसी बड़ा मैटर करती है। उस सूरत में अहमद, अ, अगर मेन कीवर्ड पे रैंक नहीं कर रही तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा मेन कीवर्ड कैसा है, उसका सर्च वॉल्यूम और केडी कैसा है। अगर तो केडी लो है फिर भी रैंक। अच्छा, आज जो हमने चीज सीखनी है उन पे जैसे में वो है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हमने, पेज का जो कंटेंट है वो कैसे लिखना है, या वो कैसा होना चाहिए। उसमें हेडिंग टैग्स, बेसिकली हमने हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो सीखने के, हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और उनको कैसे वेल स्ट्रक्चर्ड बनाना होता है। ये एक ब्लॉग है पूरा, एक अच्छा लिखा हुआ ब्लॉग, ह्यूमन राइटर से लिखा हुआ ब्लॉग है। इसकी सबसे पहले ये जो इमेज होती है ये फीचर्ड इमेज होती है, और फीचर्ड इमेज अब क्वेश्चन लास्ट में लेंगे हम। क्वेश्चंस अभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना, लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ लेना, ये फिर मैं आंसर डिटेल में कर दूंगा। अभी मैं जरा चीजें क्लियर कर, आज की जो टॉपिक है उसको जरा क्लियर कर लूँ। अच्छा, ये जो टॉप पे इमेज होती है ये फीचर्ड इमेज होती है। उसके बाद इसका मेन टाइटल जो कि H1 होता है, H1 होता है हेडिंग वन। कोई भी,
हेडिंग टैग्स जो होते हैं बेसिकली H1, H1 टैग हमेशा टाइटल होता है। टाइटल, मेन टाइटल जो होता है वो किसी भी पेज का हो सकता है, किसी ब्लॉग का हो सकता है, किसी पोस्ट का हो सकता है, वो मेन टाइटल H1 होता है। उसको हम हेडिंग वन भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं H2, जो उस टाइटल के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो H2 होते हैं, जैसे की टेकवेज फॉर, और उसके बाद आता है H3। जैसे ये पार्ट पार्ट वन है, ये H2 है कंटेंट का, और ओवरव्यू जो है वो H3 है। कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए H3 बनाया है, ताकि पता चल सके कि भाई ये मेन हेडिंग है। सबसे ऊपर आया कि ये वाली मेन हेडिंग है H1। उसके बाद इसके अंदर जो सब कैटेगरी है, जो सब हेडिंग है, वो एक तो ये है जो एक ओवरव्यू है। उसके बाद जो पार्ट वन जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये H2 है। और ये इसके बाद H3 आ गया, उसी को सपोर्ट करने के लिए, उसी की सब कैटेगरीज। इस तरह एक ऑर्गेनाइज कंटेंट होता है। अब हमने चेक करना हो कि इस कंटेंट में H1 कौन सा है, H2 कौन सा है, H3 कौन सा है, हमें पता कैसे चलेगा? सिंपल, आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। ये क्रोम का इंस्पेक्शन टूल है। आप कहीं कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन टूल ये होता है। ये आपको वेबसाइट की कोड का पूरा डाटा दे रहा होता है कि ये वेबसाइट चल किसकी बेस पे रही है, इसके पीछे कोडिंग क्या है। तो जब हम इस पे होवर करेंगे इस टाइटल पे, तो हम ऊपर देख सकते हैं कि H1 आर्टिकल टेम्पलेट टाइटल, तो ये H1 है। अगर हमने इधर देखना हो जो इसका कोड है, अगर हम कोड में भी देखें, तो सिंपली इधर बताया हुआ है कि भाई इसके कोड में क्लियरली शो हो रहा है कि ये H1 है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि गूगल जब एक पेज को रैंक करता है, जब गूगल ने उसको देखना है कि ये इस पेज क्या है, इसमें कंटेंट क्या है, तो गूगल ने इसको नहीं देखना, गूगल ने इसको देखना है। ये जो कोड होता है सारे पेज का, गूगल ने इसको देखना होता है, जो सोर्स कोड होता है। उसके बाद ये हमारा हो गया H1। अच्छा, इसके बाद अगर हम इधर आते हैं, तो ये देख सकते हैं आप H2 है, ये देख लेते हैं। तो ये भी H2 होगा, एग्जैक्टली H2। और उसके बाद जब हम इसका फर्दर देखते हैं, तो ये हो गया H3। कोई भी कंटेंट होता है ना, उसको हेडिंग्स में डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं, अपना किसी पेज का कंटेंट लिख रहे होते हैं, किसी पेज का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो हमने सिर्फ अपने लिए नहीं उसको लिखना होता, हमने लिखना होता है गूगल के लिए, हमने लिखना होता है यूजर के लिए। सबसे प्रायोरिटी देनी है यूजर को, कि जो यूजर हमारे पास आए उसको हमारा कंटेंट समझने में आसानी हो। और इस तरह हम स्ट्रक्चर बना देते हैं अपने कंटेंट का। और हमने सब, ये तो ब्लॉग है ना, ब्लॉग साइट्स जो होती हैं उनके लिए टेबल ऑफ कंटेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट से भी स्ट्रक्चर क्लियरली शो हो रहा होता है कि इस आर्टिकल में, या इस ये जो कंटेंट शो हो रहा है मुझे, उसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिनको क्लियर किया जा रहा है।
ये होती हैं हेडिंग्स, और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ऑन पेज एसईओ में हेड एक कंटेंट का वेल स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही ब्लॉग मैं आपको बैकएंड पे दिखाता हूँ शॉपिफाई के। ओ हाँ, इसका बैकएंड तो मेरे पास है ही नहीं। मैं किसी और शॉपिफाई का बैकएंड दिखा देता हूँ आपको। ये एक शॉपिफाई वेबसाइट है, और इसका ये बैकएंड है कि हम शॉपिफाई वेबसाइट में जब कोई ब्लॉग पोस्ट करना हो, तो उसमें ब्लॉग पोस्ट में जब पोस्टिंग करते वक्त हमने जो चीज़ें देखनी है, सबसे ऊपर हमारा टाइटल आ गया। ये कंटेंट में जाके ब्लॉग पोस्ट में होता है। पहले ये इधर होता था ऑनलाइन स्टोर में, ब्लॉग पोस्ट का एक सेक्शन बना होता था। अब ये इन्होंने से चेंज करके कंटेंट में ब्लॉग पोस्ट पे चले गए हैं। हमने सबसे पहले अपने आर्टिकल का टाइटल लिखना है, अपने पेज का टाइटल लिखना है। उसके बाद इधर सारा कंटेंट आ गया पूरे पेज का। कंटेंट के बाद ये जो होता है ना, सर्च इंजन लिस्टिंग लिस्टिंग, इधर हमने इसका पोस्ट टाइटल, और ये जो मेटा टाइटल होता है और ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमने ऐड करने होते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है यूआरएल। इधर से हम यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं। यूआरएल बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। यूआरएल के अंदर नंबर नहीं यूज करने आपने। यूआरएल जो होगा वो जरा क्लियर क्लियर होना चाहिए। जो हमारे कीवर्ड्स भी, हमारा जो यूआरएल होता है इसका स्ट्रक्चर, इसमें कोई ये नहीं लिखना कि पोस्ट नंबर दिस 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 दिस, कोई नंबर्स नहीं यूज करने, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक इस तरह वाली चीजें, इस तरह वाली चीजें यूज नहीं करनी। जी जी जी। स्क्रीन शेयर कर दो। ओह सॉरी। हो रही है शो? जी बाबर भाई, हो रही है। चलें ठीक है। इसमें ना तो यूआरएल में कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, ना नंबर्स होने चाहिए। क्लियर क्लियर यूआरएल होना चाहिए, और जितना शॉर्ट हो उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको जो हमारा जो कीवर्ड होता है उसको यूज करने के जो बेस्ट वेज हैं वो मैं बता देता हूँ कि एक एसईओ में कीवर्ड्स का किधर किधर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके टाइटल में हो। उसके बाद ये जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, इधर भी कीवर्ड का होना ज़रूरी है। और अब जब इतने एल्गोरिदम्स एडवांस हो गए हैं, तो एग्जैक्ट कीवर्ड होना ज़रूरी नहीं है। बस एक वो जो बात हो रही है हमारी, और उससे रिलेटेड चीज़ें होना ज़रूरी हैं। मतलब शुरू में एक ऐसा इंगेजिंग पैराग्राफ हो, और उसमें हमारी वो जो कीवर्ड है उसको तोड़ मरोड़ के चाहे हम लिख रहे हैं, लेकिन नेचुरल वे में लिखना है। टोन सारी नेचुरल होनी चाहिए कंटेंट लिखते वक्त, तो ही वो अच्छा कंटेंट माना जाता है। उसके अलावा हम फ्रीक्वेंटली जिधर नेचुरली फिट हो रहा हुआ, हम अपने पूरे कंटेंट में वो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसके बाद हमारा कीवर्ड मेटा टाइटल में होना चाहिए, और इधर मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ होना चाहिए। और सिंपली एक बार या जो उसका कोई हमारे कीवर्ड का कोई वेरिएंट वो यूआरएल में भी होना चाहिए। तो इस तरह हम अपने कीवर्ड को इंटीग्रेट करते हैं अपने पेजेस में। ये तो था इसका शॉपिफाई का। अब मैं आपको एक वर्डप्रेस पे दिखा देता हूँ।
ज्यादा जो कॉमनली यूज हो रहे होते हैं ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई यूज हो रहा होता है, और जो बाकी लोकल जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो वर्डप्रेस पे ही होते हैं। और कॉमनली ज़्यादा यही यूज़ हो रहे होते हैं। और इनके अलावा भी जो होंगे वो इतनी कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। अब वो CMS जस्ट CMS होता है, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो CMS जो है उसको करना इतना मुश्किल नहीं होता, उस पर काम करना। अच्छा, वर्डप्रेस पे सिंपल हमने फर्ज करें ये हमारा एक पेज है, इसका हमने मेटा टाइटल लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने है, तो हमने एडिट पेज पे चले जाना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो क्योंकि इसमें योस्ट एसईओ का प्लगइन किया हुआ है, तो जो योस्ट होता है वो नीचे आ रहे होते हैं ये सारे इधर। और एक रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन होता है, उसकी चीज़ें जो होती हैं वो इधर साइड पे आ रही होती हैं। तो कोई भी प्लगइन है, आपने जस्ट उसकी मदद से मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, बस। और ज़्यादा उसका कोई इतना खास काम नहीं होता एसईओ में। या वो आपके साइट मैप्स और इन चीज़ों को देख रहा होता है। अच्छा, वर्डप्रेस में आपने सिंपल एडिट पेज पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन कर देना है। और स्क्रॉल डाउन करके आपको इधर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपने इधर अपने वो कीवर्ड शीवर्ड जो भी ऐड करने हैं वो कर लें। चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, उससे कहेंगे कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड ही मेरा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर देता है कीवर्ड्स को। उसके बाद इसके कंटेंट को एडिट करने के लिए वर्डप्रेस में हमने ये वेब डिजाइनिंग का की एप्लीकेशन है, एलिमेंट और प्लगइन है। तो डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं इसके, जैसे एलिमेंट और है, डीवी है, और इस तरह और भी प्लगइन्स हैं जिनसे वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है। अच्छा, अब हम आ गए अपने बैकएंड पे। इधर हम जो भी फर्ज करें ये हमारा तो ये टाइटल है ना, तो हमने इधर इसका कंटेंट एडिट किया, इधर से सिंपल इसको H1 H2 H3 H4 H5 जो भी हेडिंग का टैग देना है हम सिंपली इधर से दे सकते हैं। तो जैसे ये है, हमने सिंपल इसको चूज किया, तो इधर हमारा पैराग्राफ है, हम इसको हेडिंग 2 कर देते हैं, बस ये हेडिंग 2 हो गया। हम ऐसे ही अपने कंटेंट पे नीचे जाते हैं, आवर सर्विसेज इंक्लूडिंग, इसको कर देते हैं हेडिंग 2, तो ये भी हेडिंग 2 हो गया। क्योंकि इसमें H3 है ही नहीं, एक हेडिंग के नीचे दूसरी हेडिंग आ ही नहीं रही। अगर हम इसको ऐसे करें कि हम चाह रहे हैं कि ये एक अलग चीज बन जाए, तो हम इसको H3 दे सकते हैं। अगर हम इसको लिखा ही हमने इस तरीके से है कि हम इसको पैराग्राफ में ही रखें, तो सिंपली इसको ऐसे ही हम रखेंगे। इस तरह वर्डप्रेस के बैकएंड पे जाके आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी कंटेंट में से कोई चीज़ चेंज करनी है, आपने सिंपली इधर जाना है। आपके जो कोई लिंक ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे, जैसे फर्ज करें मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इधर ये कंटेंट का एक कीवर्ड है, मैं इस पे अपनी वेबसाइट का कोई और पेज लिंक करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, इधर ये जो इंसर्ट लिंक है इस पे चला जाऊंगा, और इधर पेज का यूआरएल लगा दिया, तो हमारा इधर पेज का यूआरएल लग जाएगा। और ये देखें क्लिकेबल हो गया। सिंपली जो जो चीज़ें इधर आप चेंज करते जाएंगे वो चीज़ें हो रही होंगी। तो जैसे ही वर्डप्रेस और शॉपिफाई में इजी टू एक्सेसिबल चीज़ें होती हैं, ऐसे ही हर एक CMS में सेम चीज़ें चल रही होती हैं। अभी मुझे कंफर्म नहीं पता कि मेरे पास विक्स की एक्सेस है किसी क्लाइंट की या नहीं, तो वरना मैं विक्स पे भी बता देता आप लोगों को कि विक्स पे कैसे चल रहे होते हैं। विक्स और वेबफ्लो वो CMS इनसे भी आसान है, उनमें चीज़ें और ज़्यादा
क्लियर क्लियर बताई होती हैं कि इधर जाएं और बस बात खत्म। एक वेबसाइट पड़ी हुई है। हम्म। ना, आप तो बहुत लेट हो जाओगे। हम्म। कब? अभी वेबसाइट वो विक्स का लोड हो रही है वेबसाइट। तो लोड होती है तो मैं शो करवाता हूँ। अच्छा, अब जैसे ये विक्स की वेबसाइट है, हम सिंपली हमारे पास हमें क्लाइंट एक्सेस दे देगा कि ये मेरी विक्स की वेबसाइट है, इसकी एसईओ करनी है। तो सिंपल हम इसके ये जो एडिट साइट है इस पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे हमारे पास वो उसका इंटरफेरेंस होगा कि ये चीज़ें सारी हैं एडिट साइट, इधर से हम वेबसाइट को पूरी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। अब हमने ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों अलग अलग। अब हमने सिंपल ये जो साइड मेन्यू है इसमें पेजेस एंड मेन्यू का ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो अभी सारे पेजेस हैं पूरी वेबसाइट पे, जो पेज हैं सारे, उनकी एक लिस्ट बन जाएगी। और वो मेन्यू की तरह भी होगा कि आपने कौन से पेज को किधर रखना है, कौन से पेज को मेन्यू में किधर रखना है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे होम पेज है, होम पेज को हमने मेन्यू में कहीं ऐड नहीं करना, तो हमने अबाउट लिस्टिंग सर्विस कंटेंट, तो ये चीजें हैं। अब होम पेज के जो ये जो थ्री डॉट्स हैं इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, ये सारे ऑप्शन आ गए। एसईओ बेसिक्स, सिंपल एसईओ बेसिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि हमने मेटा टाइटल ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी है, और ये सारी चीजें। सिंपल ये देखें, मेटा टाइटल आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, बस।
और ये होम पेज है तो इसका यूआरएल चेंज नहीं हो सकता, वरना इधर यूआरएल भी आ रहा होता कि आपने वो स्लग जो चेंज करना है इसका उसको भी चेंज कर सकते हैं आप इधर से। तो बेसिकली जो सारे सीएमएस होते हैं इनमें एसईओ करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इन ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ पेजेस में ही जाके मेरा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज होनी है, तो वो हो जाता है। हमारा कंटेंट में जो हेडिंग्स और कंटेंट स्ट्रक्चर के बाद जो एक मेन चीज़ होती है वो है होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। हमने इंटरनल लिंकिंग होती है कि आप अपनी ही वेबसाइट को जो लिंक दे रहे होते हो, लिंकिंग। वो दो होते हैं, इंटरनल लिंकिंग, इसमें आप अपनी वेबसाइट को लिंक दे रहे होते हैं। क्रिएट लिंक विद इन योर वेबसाइट। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अभी हमारा फर्ज करें ये एक पेज है लॉन मूविंग का। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो लॉन केयर वाला बिजनेस पेज है इसमें जिधर लॉन मूविंग वर्ड आ रहा है ना, जैसे ये है, हम इस पे अपने दूसरा जो हमारा लॉन मूविंग वाली पूरी सर्विस है उसका यूआरएल पेस्ट कर देते हैं, उसका लिंक लगा देते हैं। ये ये लिंक लगा दिया मैंने, उसका लिंक लगा देते हैं ताकि यूजर जब इधर पढ़ रहा हो तो उसको लॉन मूविंग की समझ नहीं आ रही तो वो सिंपल इस पे क्लिक करे और हमारे वो सर्विस वाले पेज पे चला जाए। एक तो इससे हमारे सारे पेजेस को अथॉरिटी मिल रही होती है एक दूसरे से, और दूसरा इसमें आपका जो यूजर होता है उसको लॉस्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें आपका यूजर आपकी वेबसाइट छोड़ के जाने जा रहा होता है, जो बाउंस रेट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इधर चीजें आप इंगेज कर रहे हो अपने यूजर को कि ये चीज है, अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो इधर चले जाओ, इसकी समझ नहीं आ रही तो इधर चले जाओ, वो एक वर्ड लिख देना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये इंटरनल लिंकिंग में आ जाती हैं। अब एक्सटर्नल लिंकिंग के जो थोड़े एडवांस चीजें चल रही हैं अब, या तो आप जो एक्सटर्नल लिंक ये होती है इंटरनल लिंकिंग कि अपनी वेबसाइट के अपने ही पेजेस को एक दूसरे पेजेस में लिंक कर देना, और जो होती है एक्सटर्नल लिंकिंग किसी और वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे लिंक देना, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। किसी अच्छी वेबसाइट से हमेशा लिंक देना है, और जब भी एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे होंगे तो हमने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम अपने कंपेटर को लिंक नहीं देंगे, अपने कंपेटर की किसी वेबसाइट का लिंक नहीं लगाएंगे। हम विकीपीडिया से लगा सकते हैं लिंक, और अ, किसी ऐसी वेबसाइट का लगा सकते हैं जो हमारी नीच में बहुत इम्पैक्टफुल कंटेंट दे रही हो। और जैसे हम फर्ज करें इधर से कोई वर्ड उठा लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने ना वीकेंड लॉन वर्क, ये एक वर्ड है, हम इसको सिंपली गूगल पे सर्च कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। फर्ज करें अगर कोरा पे कोई अच्छी चीज आ रही है तो हम कोरा को लिंक कर देते हैं, और बस ये मेक श्योर करना है कि हमारी कोई भी चीज हमारी जो कंपेटर है उसका ना हो, हमने उसके किसी अकाउंट से चीज उठा के नहीं लगानी, हमने सिंपल फर्ज करें ये बहुत इंफॉर्मेशनल चीज है एक स्पेसिफिक इस वर्ड के लिए, तो हमने वो उठा के, एक कोरा एक बहुत अच्छी वेबसाइट है तो हमने उसका लिंक लगा दिया।
और लिंक लगाने का मकसद होता है अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाना, अपने यूजर को नॉलेजेबल चीजें डिलीवर करना। बहुत ज्यादा लिंक्स भी नहीं लगा सकते हम, कोई मैक्सिमम 2 से 3 हम इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक की कोशिश करनी है, नहीं तो 2 एक्सटर्नल लिंक्स हम लगा सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं। इसके लिए जो प्रोडक्ट वाले होते हैं उनमें हम इंटरनल लिंकिंग ज़्यादा कर सकते हैं अपनी कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ऐड करने के लिए, कि ताकि यूज़र आप पे आपके ब्लॉग पेज पे आया और वो आपकी प्रोडक्ट और कलेक्शन पेजेस पे भी जाए। तो जब हम लिंक लगा रहे होते हैं, इससे हमारे पेजेस की अथॉरिटी बढ़ रही होती है, वो पेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जब क्रॉलर्स आते हैं तो वो एक दूसरी वेबसाइट्स पे जा रहे होते हैं, और आपके पेजेस का वो जो एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, उससे वो बहुत हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। एंकर टेक्स्ट होता है कि जो, जैसे वीकेंड लॉन वर्क हमने इधर इस पे लिंक लगाया है, तो जो वीकेंड लॉन वर्क वर्ड है, ये एंकर टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट, वो वाला टेक्स्ट जिस पे हम लिंक लगा रहे हैं, वो एंकर टेक्स्ट होता है। अभी मैं आप लोगों को एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि एक जो वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर क्रॉलर्स को कैसा नजर आ रहा होता है। अभी स्क्रीमिंग फ्रॉग का ओपन हो जाता है तो, खैर स्क्रीमिंग फ्रॉग जो होता है ये वेबसाइट के ऑडिट के लिए टूल होता है। अभी वेबसाइट की ऑडिटिंग में आपको ये सारी चीज़ें सिखा के एंड पे बताऊंगा कि वेबसाइट जब आपका क्लाइंट आपको सेंड करता है तो उसके उसके ऑडिट जो हम करते हैं, उसकी जो एक फाइल बनती है कि पूरी एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, वो हम कैसे बनाते हैं। ये बहुत अच्छा ऑडिटिंग का टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग। आप एसईओ, इसके बगैर एसईओ बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा कठिन वाला काम है। इस टूल के साथ एसईओ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आपको चीज़ें क्लियर क्लियर नज़र आ रही होती हैं कि आपकी किधर मसले मसाइल हैं, चीज़ें हैं सारी। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली ये टूल ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर टेक्निकल एसईओ पे है, तो मैं टेक्निकल एसईओ में इस टूल के थ्रू आपको वो मसले ढूंढ के और उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा कि कैसे हम इस टूल को यूज़ करके मसलों को ढूंढते हैं वेबसाइट में, और कैसे हम उनको रिजॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें कल वाले लेक्चर में होंगी। लेकिन अभी मैं ज़रा आपको वो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये एक एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। हमारा कोई भी लिंक टूट नहीं रहा। हम सिंपल, जब कोई क्रॉलर वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे आता है, तो उसको ये वाले सारे पेजेस एक वेल स्ट्रक्चर्ड पेजेस मिल रहे हैं सारे। तो अगर इधर कोई रेड लाइन होती या कोई स्ट्रक्चर टूट रहा होता, तो ये बहुत खराब स्ट्रक्चर होना था हमारा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आप लोगों को, जिसमें ज़रा स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी कि चीज़ें इसमें, हमारे लिंक्स टूटे होते हैं, हमने उनको भी रिजॉल्व करना होता है। ये बेसिकली टेक्निकल स्टफ है, लेकिन ज़रा वो हमारे टॉपिक पे आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा दूं कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट और दूसरी जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, और स्ट्रक्चर को हम कैसे देख सकते हैं। जो विजुअल्स जो होते हैं वो उसको, जो क्रॉलर होता है उसको कैसे नज़र आ रहे होते हैं। साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, पेड होता है, लेकिन मैं इसका जो
इसको इंस्टॉल करने का तरीका आप लोगों को बता दूंगा कि वेब इसको इंस्टॉल कैसे करना है फ्री यूज़ करने के लिए। होता तो पेड है और ये बहुत महंगा टूल है। हाँ जी, योस्ट आपको बता रहा होता है, जो सजेशंस दे रहा होता है, आप लाजमी नहीं है उनको फॉलो करना, लेकिन आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं जो योस्ट सजेशंस दे रहा होता है। मैं भी दिखाता हूँ आपको। उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो योर सजेशन दे रहा होता है कि आपकी हेडिंग H3 नहीं है, आपने हेडिंग में कंटेंट यूज़ नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें आप योर वाली कर सकते हैं। लेकिन लाजमी नहीं होता। ज़्यादा पेजेस वाली वेबसाइट, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वो ज़्यादा पेजेस वाली होती हैं, और जो ब्लॉग्स भी होते हैं वो भी ज़्यादा पेजेस वाले ही होते हैं। अब सिंपली जो योस्ट में आप जाते हैं ना इधर, तो वो आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि आपके जो कंटेंट है या पेज है उसमें ये मसला है। जैसे आउटबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक वो होते हैं जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि भाई आपने कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं लगाया हुआ वेबसाइट में, तो है भी नहीं, वो मैंने खैर सेव नहीं किया तो इधर वो शो नहीं हो रहा। और इमेज का वो कह रहे हैं कि आल टेक्स्ट नहीं लगाया हुआ, की फ्रेज, ओ हाँ, इमेज, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। रैंक मैथ में कुछ हैं ऑप्शंस जो ज़्यादा हैं इससे, योर से। कोई भी रैंडम टेक्स्ट नहीं, आप एंकर टेक्स्ट कोई भी रैंडम नहीं यूज़ कर सकते। जो आपकी वेबसाइट में उस एक पेज पे दूसरे पेज की जो बात हो रही होगी उस बात को सपोर्ट करने के लिए आप उधर लिंक लगा देते हैं उस टेक्स्ट पे। कि जैसे मेरी वो लॉन केयर वाली सर्विस वाले पेज में मूविंग की बात, लॉन मूविंग की बात हो रही थी, तो मैंने लॉन मूविंग पे वो अपनी दूसरी सर्विस को लिंक किया, ना कि किसी भी रैंडम लफ्ज पे। यस, रेलेवेंट पे करते हैं। एक बात बताना भूल गया मैं, इमेजेस जो होती हैं उनके उन पे आल्ट टेक्स्ट यूज करना होता है हमने, जो कि एसईओ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो आपकी जो इमेज एसईओ है इसको इम्प्रूव करता है। जो चीज़ जिस कीवर्ड के रिजल्ट्स में इमेजेस वाले सेशन में कोई चला जाए, तो वहाँ हमारी इमेज रैंक हो रही होती है, और वहाँ और इमेज हमें अच्छी अथॉरिटी वहाँ से दे देती है। कुछ नीच बहुत ज़्यादा competitive होती हैं, कुछ नीच ऐसी होती हैं कि जहाँ compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है वो एक बचती है, तो वो वाहिद ये इमेज एसईओ वाली होती है। एक अच्छा इन्फोग्राफिक बनाएं, उस इन्फोग्राफिक को यूज़ करके मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल देता हूँ। ये इम्पैक्टफुल्स एक कंपनी है जो अमेजोन पीपीसी करती है, अमेजोन पीपीसी मार्केटिंग। तो ये हमने जब इसकी एसईओ स्टार्ट की तो ये बहुत ज़्यादा competitive नीच है, बहुत ज़्यादा competitive नीच है। तो इसके लिए हमने ये चूज़ किया कि हम इसकी हमारे पास एक इमेज एसईओ बचता है तो हम वो कर लेते हैं। इमेज एसईओ में आपने अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स यूज़ करने होते हैं, और इन्फोग्राफिक्स आपके वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने चाहिए। उसके साथ आपने उनके आल टैग्स और इमेज की जियो टैगिंग, ये वाली सारी चीज़ें करके आपने फिर चलना होता है, ताकि जो आपका इमेज है वो सर्च रिजल्ट के इमेज वाले सेक्शन में आ सके, जैसे ये वाला होता है Amazon PPC सर्विसेज। Amazon PPC सर्च कर लेते हैं। अब इसका ये जो इमेज वाला सेक्शन है, इसमें आपके इन्फोग्राफिक्स आ सकें।
इधर से भी कुछ लोग डायरेक्ट जो चीज़ों को ज़रा जल्दी जल्दी फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं, वो सिंपल वो सर्च करते हैं, वो इधर आते हैं, उनको जो इन्फोग्राफिक अच्छा लग रहा होता है, जो इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक होता है, वो उसको पकड़ के उसकी वेबसाइट तक ले जाता है। अब इसमें हमने इन्फोग्राफिक यूज़ किए थे या नहीं? हम्म। हाँ, देखें कितने ज्यादा इमेजेस हमने यूज किए हैं, हर एक हेडिंग के बाद इमेज लगाई है, ताकि हम आल टेक्स्ट इस इमेज पे जो टेक्स्ट है वो आल टेक्स्ट वाला फीचर होता है कीवर्ड्स ऐड करने का, इमेज को डिस्क्राइब करने का, वो सारे हम यूज कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो हमारी पेज का। जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं ना, किसी भी पेज का कंटेंट, तो जब हम सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो सर्च सर्च रिजल्ट्स में जो हमारे कंपेटर्स आ रहे होते हैं, उनको जब हम देख रहे होते हैं, तो हमने उन एक चीज ये भी कंसीडर करनी होती है कि उसके जो पेज रैंक कर रहे हैं उनका कंटेंट कितना है। अब देखें, इसका जो कंटेंट है बहुत ज्यादा है, ये कम से कम 3-4 हजार वर्ड्स का है। वर्ड काउंट भी बड़ा मैटर कर रहा होता है आपके कंटेंट का, कि अगर आपके कंपेटिटर सारे 6-6 हजार का 6-6 हजार वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपका कंटेंट कम से कम 7 है। वो एक टूल होता है, हेमिंगवे। इसमें कंटेंट की रीडेबिलिटी भी चेक करनी है कि कंटेंट बहुत ज्यादा हार्ड टू रीड ना हो। जैसे ये देखें, 3 हजार वर्ड का कंटेंट है, और ग्रेड 6 है। ग्रेड मैक्सिमम 7 होता है। 7 ग्रेड, ग्रेड्स का मतलब होता है कि जितने ग्रेड ज्यादा होंगे उतना कंटेंट आपका हार्ड टू रीड है। तो आपके पास जो मैक्सिमम लिमिट होती है कंटेंट को की रीडेबिलिटी चेक करने की, वो 6 होती है। 6 से ज्यादा अगर आपके ग्रेड्स जा रहे हैं, और 7 से ज्यादा अगर आपके ग्रेड्स जा रहे हैं, तो वो कंटेंट बहुत हार्ड टू रीड है, यूजर्स को समझने में बहुत मुश्किल होगी उस कंटेंट को। तो ये आप कंटेंट का ऑडिट ऐसे कर सकते हैं अपने और अपने क्लाइंट्स का। अच्छा, इमेज का मैंने खैर बताना था, फिर भूल गया। हाँ, सिंपल आपने इमेज पे जाना है, इमेज पे जाके आपने उस इमेज पे क्लिक कर देना है, तो ऑल टेक्स्ट आ जाएगा इधर। ऑल टेक्स्ट में हम लॉन केयर सर्विस इन स्प्रिंग हिल एफएल, ये लिख दिया हमने। तो ऑल टेक्स्ट आ गया। इमेज की आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, इमेज की आप कैप्शन भी लिख सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। इधर आपने अपने वो ऑल टेक्स्ट हर सब हेडिंग का सेम रखते हैं। ऑल टेक्स्ट इमेज का होता है, हेडिंग्स का नहीं होता। ऑल टेक्स्ट आपने इमेज पे लिखना होता है। ऑल टेक्स्ट बेसिकली ये चीज होती है कि आप सर्च इंजन को बता रहे हो कि आपकी इमेज क्या चीज शो कर रही है, आपकी इमेज किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है, या ये किस चीज के बारे में है। ऑल टेक्स्ट आपने ये लिखना होता है बस। और ऑल टेक्स्ट का मकसद कुछ नहीं होता, आप इसमें कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं, तो ये चीजें होती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? गला कुछ आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, तो बाकी कल हो जाएगा। और इसके बाद आपको असाइनमेंट भी देनी है इन लोगों को। हाँ जी, वो कल दूंगा मैं, ताकि मेरे लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो इनके पास दिन होंगे काफी काम करने के लिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, वैसे भी मेरा अब गला खत्म हो चुका है। 5 मिनट हैं, क्वेश्चन पूछ ले।
जियो टैग का पूछ रहे हैं राउत हाँ, साहब। जियो टैगिंग होती है वेब इमेज के अंदर आपने जो डाटा लिखना होता है, इमेज की लोकेशन आप कर सकते हो जियो टैग में। आप इमेज के अंदर जिस एरिया में आप टारगेट